दोहा अरब दुनिया का वो शहर जिसे हमेशा अमन, सुलह और डिप्लोमेसी की पनाहगाह समझा जाता था। लेकिन सितंबर 2025 की एक रात जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, अचानक आसमान से बरसते मिसाइलों ने उस शहर की खामोशी को चकनाचूर कर दिया। ये हमला किसी आम टारगेट पर नहीं, बल्कि हमास की क़यादत पर था और हमलावर था इसराइल। इसराइल का दोहा पर हमला एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला दिया। सवाल ये है कि आखिर इस हमले से मकसद क्या था, नतीजा क्या निकला? अरब ममालिक, तुर्की और पाकिस्तान ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया और अब हालात किस रुख पर जाएंगे, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा पर इसराइल ने एक बड़ा हवाई हमला किया। निशाना बताया गया कि वहां हमास के ऊंचे दर्जे के लीडर मौजूद थे, यानी ये कोई आम बमबारी नहीं बल्कि एक टारगेट पोजीशन स्ट्राइक थी। इसराइल की हुकूमत ने बयान दिया कि ये हमला उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए किया गया है। उनका कहना था कि हमास हाल ही में इसराइल के खिलाफ हमले की साजिश कर रहा था और उसके नेताओं को मारना जरूरी था। इसराइल ने इसे दिफाई कार्रवाई, डिफेंसिव एक्शन बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हमास लीडर तो बच निकले, लेकिन उनके करीबी लोग मारे गए। हमला इतना अचानक था कि कतर की सिक्योरिटी भी हैरान रह गई। इस ऑपरेशन में एक कतरी सिक्योरिटी अफसर की मौत ने हालात और ज्यादा नाजुक बना दिए। माहिरों का कहना है कि दोहा जैसे महफूज शहर में हमला करना आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और शायद किसी और मुल्क से मिली मदद शामिल थी। यानी इसराइल ने बड़ी तैयारी के बाद ये कदम उठाया है। ये हमला सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सियासी तकरार भी ले आया, क्योंकि दोहा एक खुद मुख्तार मुल्क की राजधानी है। किसी भी आज़ाद मुल्क पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली खिलाफ वर्जी माना जाता है। यही वजह है कि कतर ने फौरन इस पर एतराज उठाया। हमले के बाद दोहा में खौफ व खफा, डर और गुस्से का माहौल था। सड़कों पर फौज और सिक्योरिटी तैनात हो गई। सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अरब दुनिया से मदद व सपोर्ट मांगा। इस पर हमास ने ऐलान किया कि उनके लीडर जिंदा हैं और इस हमले का जवाब जरूर देंगे। कतर ने इसे अपनी सार्वभौमिकता पर हमला बताया और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से जांच व कार्रवाई की मांग की। यूरोप और यूएन ने चिंता जताई और हालात को काबू में लाने की अपील की। दोहा पर यह हमला इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार इसराइल ने किसी अरब राजधानी को सीधे निशाना बनाया है। इससे मध्य पूर्व का पूरा तस्वुर बदल सकता है। ये वाक़या बताया गया है कि अब लड़ाई सिर्फ गजा या लेबनान तक सीमित नहीं रही, बल्कि अरब मुल्कों की राजधानी तक पहुंच चुकी है। दोहा पर हमला होते ही अरब दुनिया में गुस्सा और बेचैनी फैल गई। सबसे पहले कतर ने इसे अपनी सार्वभौमिकता पर हमला बताया और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की सरेआम तौहीन है। दोहा ने यूएन और अरब लीग से तुर्की, पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होने की अपील की। सऊदी ने हमला रोकने की सख्त अपील की, लेकिन बयान नपे-तुले लफ्जों में दिया गया। उनका मकसद था कि हालात और न बिगड़ें। मिस्र और जॉर्डन जैसे दोनों मुल्कों ने भी निंदा की और कहा कि अगर किसी अरब राजधानी को निशाना बनाया जा सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। ईरान ने इस हमले को जंग का ऐलान कहा और धमकी दी कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो वे सीधे मैदान में कूद सकता है। अरब लीग ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कतर ने वहां कहा, आज दोहा निशाना बना है, कल कोई और अरब राजधानी हो सकती है। इस बयान ने अरब मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी ये मसला उठाया गया और सामूहिक कार्रवाई की बात की गई। तुर्की ने हमेशा की तरह तेज और सख्त रद्द-ए-अमल दिया। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने बयान दिया कि दोहा पर हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा पर हमला है। तुर्की ने धमकी दी है कि अगर इस तरह के हमले दोहराए गए तो वे कतर को फौजी और सियासी मदद देने से पीछे नहीं हटेगा। तुर्की की संसद में भी इस पर बहस हुई और इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान ने इसे नाजायज और गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने कहा कि अगर इस तरह की मिसाल कायम हुई है तो कल किसी भी छोटे मुल्क की हिफाजत खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान ने कतर से इजहार यकजहती किया और यूएन में इस मसले को उठाने की पेशकश की। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने स्टैंड विद कतर और स्टॉप इसराइल एग्रेशन जैसे हैशटैग ट्रेंड चलाए। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ये हमला कतर की सल्तनत और अंतर्राष्ट्रीय कानून की हदें तोड़ने वाला है।
और हालात काबू में लाने की अपील की है। अमेरिका ने बयान दिया है कि वे सिचुएशन पर नजर रख रहा है। वाशिंगटन ने सीधे तौर पर इसराइल की निंदा तो नहीं की, लेकिन कतर के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मजबूत रखने का वादा किया है। चीन और रूस दोनों ने इसराइल पर दबाव डालने की बात कही और कहा कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो वे भी सख्त कदम उठा सकते हैं। हमले के बाद दोहा सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि एक इम्तिहान बन गया। अरब और मुस्लिम दुनिया पर अब ये सवाल है कि क्या वो सिर्फ बयान देंगे या वाकई किसी एक्शन पर भी तैयार होंगे। दूसरे हिस्से से साफ है कि अरब मुल्कों ने बयानों से निंदा की। तुर्की और पाकिस्तान ने सख्त शब्दों में आवाज उठाई और दुनिया इस वाक़े से हैरान है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ बयानों तक रहेगा या कोई असली फौजी या सियासी कदम उठेगा। कतर अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकेगा। उसने पहले ही यूएन और अरब लीग में मामला उठाया है। उम्मीद है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ में भी इसराइल के खिलाफ केस ले जाए। कतर अपनी गैस और तेल की ताकत का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर सकता है, खासकर यूरोपीय देशों पर जो उसकी एनर्जी पर निर्भर हैं। अरब ममालिक इस हमले की वजह से इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, यानी छोटे अरब मुल्क कतर के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सऊदी और UAE जैसे बड़े मुल्क शायद सीधे टकराव से बचना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि अरब दुनिया का रद्द अमल ज्यादातर बयान और मीटिंग तक सीमित रह सकता है। तुर्की कतर में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा सकता है, वहाँ पहले से ही उसका मिलिट्री बेस मौजूद है। एर्दोगान ने इसे इस्लामी दुनिया के बचाव की तरह पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान सीधे जंग में तो नहीं उतरेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट जरूर देगा। साथ ही इस मुद्दे को UN और OIC में जिंदा रखा जाएगा। इसराइल का मकसद साफ है, वे हमास की लीडरशिप को खत्म करना चाहता है, चाहे इसके लिए किसी भी मुल्क की सरजमीन पर हमला क्यों न करना पड़े। लेकिन अब खतरा यह है कि अगर अरब और मुस्लिम दुनिया एकजुट हो गई या ईरान ने सीधी दखल अंदाजी की तो इसराइल को कई मोर्चों पर टकराव झेलना पड़ सकता है। अमेरिका खुले तौर पर इसराइल का विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसे भी डर है कि अगर हालात बिगड़े तो उसके बेस और हित अरब दुनिया में निशाना बन सकते हैं। इसलिए वॉशिंगटन चाहेगा कि मामला जल्द ही डी एस्केलेट हो। यूरोप भी यही चाहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी की जरूरत सीधे कतर से जुड़ी है। अगर ऐसे हमले दोबारा हुए तो अरब राजधानियां भी अब सुरक्षित नहीं रहेंगी। इससे पूरे मध्य पूर्व में जंग का दायरा फैल सकता है। कतर और इसराइल के रिश्ते पूरी तरह टूट सकते हैं। डिप्लोमेटिक हल तो यह है, अरब लीग और UN दबाव डालकर मामला ठंडा कर सकते हैं। तुर्की, पाकिस्तान और कुछ अरब मुल्क मिलकर इसराइल के खिलाफ एक नया गठजोड़ बना दें। जंग का फैसला अगर यही है तो अगर ईरान और हिजबुल्लाह शामिल हो गए तो हालात सीधा बड़े पैमाने की जंग में बदल सकते हैं। दोहा पर इसराइल का हमला सिर्फ एक शहर पर बमबारी नहीं थी, ये एक संदेश था। संदेश ये है कि इसराइल अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यही संदेश अब अरब और मुस्लिम दुनिया के लिए भी इम्तिहान है। क्या वो सिर्फ बयानों तक सीमित रहेंगे या वाकई एक इत्तेहादी मोर्चा यानी यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे। दोस्तों, दोहा पर हुआ ये हमला सिर्फ एक शहर की दीवारों को नहीं हिलाता, ये पूरे मध्य पूर्व की नींव को हिला देता है। इसराइल ने ये साबित कर दिया कि वो अपनी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या अरब दुनिया, तुर्की और पाकिस्तान सिर्फ बयानों तक सीमित रहेंगे या फिर वाकई एक इत्तेहादी मोर्चा बनाएंगे। दुनिया के सामने ये इम्तिहान है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ ताकतों तक सीमित है या फिर वाकई किसी की खुद मुख्तारी की हिफाजत की जा सकती है। क्योंकि अगर दोहा सुरक्षित नहीं तो कौन सी राजधानी महफूज है। ये हमला सिर्फ आज की खबर नहीं बल्कि कल की तारीख लिखने वाला लहू से भरा सच है। अब देखना यह है कि अगला कदम कौन उठाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल में ये खबर जोर शोर से सुनाई जा रही है कि अरब ममालिक ही नहीं बल्कि तुर्की और पाकिस्तान भी इसराइल के खिलाफ जंग का दायरा बढ़ा सकते हैं या जंग छेड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि इसराइल ने जो शुमाली कब्रस है, जिसको साइप्रस कहते हैं, जिसपे ग्रीस वाला हिस्सा है, वहाँ पर इसराइल ने हथियार पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। और इसी को काउंटर करने के लिए तुर्की ने भी शाम में हथियार पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या तुर्की और इसराइल जंग में आमने सामने आएंगे या फिर ये मामला जू का तू ही रहेगा। आपकी इस पे क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।